मित्रों नमस्ते। बीए भागिक सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 1 जिसकी कविता माँ जब खाना परोसती थी, जिसे डॉक्टर चंद्रकांत देवताले ने लिखा है, उस कविता के 2 हिस्से हमने देखे हैं और अब तीसरा और अंतिम हिस्सा जिसको आज हम देखने जा रहे हैं। कवि को जिस प्रकार से बचपन के दिन किसी पीतल की चमकदार बाल्टी के समान लगते हैं, उसी प्रकार से यह दिन कवि को किसी लोहे की बाल्टी की तरह दिखाई देते हैं। पीतल में वजन होता है, लेकिन लोहे का वेट जो होता है वह पीतल से अधिक होता है। और कवि के मन में उन दिनों में कवि के मन पर एक ऐसा भार था, एक ऐसा वजन था कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए कवि ने इन दिनों को, मतलब अपने जीवन के युवा दौर को, कवि ने जो है लोहे की बाल्टी की उपमा दी है। और वह भी दिन कवि के मन में या कवि के अंतःकरण की गहराई में पीतल की बाल्टी के समान, लोहे की बाल्टी के तरह कवि के मन के अंतःकरण में या कवि की मन की गहराई में आज भी कवि को ज्यों की त्यों याद आते हैं। अब इसका तीसरा हिस्सा जो है उसे हम देखेंगे। अपने बीबी बच्चों के साथ खाते हुए अब खाने की वैसी राहत और बेचैनी दोनों ही गायब हुई है। आज हम जहाँ भी कहीं जाते हैं, सार्वजनिक स्थान पर कोई प्रोग्राम होता है, तो वहाँ खाने का आग्रह हमको कोई नहीं करता, क्योंकि जो संयोजक होता है उसे अच्छी तरह से मालूम होता है कि जो आने वाला अतिथि है वह अपने अपने सेहत की हिसाब का ख्याल करते हुए ही खाना खाएगा। आजकल कोई किसी को आग्रह नहीं करता। बचपन में जिस प्रकार से माँ या हमारे पिता हमको आग्रह करके खिलाते थे, उसी तरह आज जो आग्रह है ये बहुत दुर्लभ हुए हैं या बिरला चीज़ बने हैं। कवि लिखता है, अपने बीबी बच्चों के साथ खाते हुए अब खाने की वैसी राहत और बेचैनी दोनों गायब हुई है। बहुत बार मित्रों ये सवाल पड़ता है कि मन को सताता रहता है कि हम क्यों बड़े हुए। आपकी माँ गुजर जाती है, आपके पिता गुजर जाते हैं और एक रात में आप बड़े होते हैं, लेकिन वो बड़प्पन जो होता है वो बहुत बार आपको सम्मान देने के बजाय या खुशियाँ देने के बजाय आपके मन में पीड़ा, ग्लानि और विषाद को ही उत्पन्न करता है। आज कवि डॉक्टर चंद्रकांत देवताले प्रोफेसर रह चुके हैं, इसलिए अब तो उनके जीवन के अच्छे दिन आए थे। अपने पत्नी और अपनी बेटियों के साथ जब वो खाना खाने के लिए बैठते थे, तब कवि को बचपन के और युवा दौर के वो दिन याद आते हैं। लेकिन कवि लिखता है, आज कवि खुद पैसा कमाता है, लेकिन अब खाने की वैसी राहत और बेचैनी दोनों अब नहीं रही। मतलब माँ के हाथ से खाना खाते समय कवि को एक सुकून सा महसूस होता था, वह भी अब गायब हुआ है। इतना ही नहीं, माँ क्या कहेगी यह विचार मन में रखते हुए कवि के मन में जो बेचैनी रहती थी, वह भी अब बेचैनी नहीं रही। अब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से खाते हैं और दूसरे के खाने के बारे में एकदम निश्चिंत रहते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अब आग्रह कोई किसी को नहीं करता। अब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से खाना खाते हैं और दूसरों के खाने के बारे में एकदम निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता होता है कि इसको आग्रह करना ही फिजूल है। इसको जितनी भूख है उस हिसाब से आदमी या ये मनुष्य जो है वो खाना खाएगा। अक्सर ये दिखाई देता है और इसी कारण जो है वह कोई किसी को रोकता नहीं, न कोई किसी को टोकता है। दूसरे के खाने के बारे में एकदम निश्चिंत रहते हैं। हम सब अपने अपनी जिम्मेदारी से खाते हैं। फिर भी कभी कभार मेथी की भाजी या बेसन होने पर मेरे भूख और प्यास को रत्ती रत्ती टोहती उसकी दृष्टि और आवाज़ तैरने लगती है। कवि के घर में जब मेथी की भाजी हो या बेसन हो
तो कवि को अपने बचपन के वो दिन याद आते हैं और उसकी भूख और प्यास को रत्ती रत्ती टोहने वाली माँ की दृष्टि और उसकी जो आवाज़ है वह आवाज़ कवि के कानों में गूंजने लगती है। उम्र के किसी भी पड़ाव पर आप क्यों न पहुँचे हो, आपको अपने माँ बाप ज़रूर ज़रूर याद आते ही है। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर अगर कौन है, ऐसा हमें अगर सवाल किया जाए तो हम कहना चाहते हैं कि जिसको माता और पिता दोनों का स्नेह आज भी प्राप्त है, वह आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। आजकल माँ बाप भले ही वर्तमान युवा पीढ़ी की दृष्टि में माँ बाप भले ही आउटडेटेड हुए हो, लेकिन फिर भी यह हमारी मान्यता है कि माता पिता का स्नेह होना या उनकी छत्र छाया जिंदगी भर उसी मनुष्य को मिलती है जो मनुष्य स्वयं मतलब अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। किसी को भी यह स्नेह का वरदान यूं ही प्राप्त नहीं होता, यह उसे ही प्राप्त होता है जिस पर सही मायने में ईश्वर की सच्ची मेहरबानी है। और इसी मेहरबानी के तहत कवि को अब भी अपनी माँ की याद आती है। जब घर में मेथी की भाजी या बेसन बनता है तो कवि को यह याद आता है कि उसकी माँ किस प्रकार से उसे बेसन खिलाती थी या मेथी की भाजी खिलाती थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम रहता था कि उसके बेटे को कितनी भूख है। और फिर एक बार कवि जो है वह अपनी रत्ती रत्ती भूख और प्यास को याद करता है, लेकिन कवि की पत्नी को शायद ही इसका अंदाज़ा होगा। यह कवि ने जाते जाते केवल संकेत दिया है, कई स्पष्ट रूप से कवि ने यह नहीं लिखा कि उसकी पत्नी उसको किस तरह से खाना खिलाती है या खिलाती थी, क्योंकि माँ की अपेक्षा कवि की पत्नी भी बढ़िया खाना खिलाती होगी निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माँ के खाना परोसने में जो स्नेह है वह स्नेह कवि को अब भी याद आता है। और इसलिए कवि कहता है, मेरी भूख और प्यास को रत्ती रत्ती टोहती उसकी दृष्टि और आवाज़ तैरने लगती है। अंतिम पंक्तियाँ देखिए मित्रों कविता की। और फिर मैं पानी की मदद से खाना गटक कर कुछ देर के लिए उस कुएं में डूबी उन्हीं बाल्टियों को ढूंढता रहता हूँ। कवि को कौर निगलना मुश्किल हो जाता है अपनी माँ की याद आने के कारण, क्योंकि अब कवि की माँ नहीं रही है। और इसलिए कवि जो है पानी की मदद से खाना गटक कर या खाना गटकता रहता है और कुछ देर के लिए अपने अंतःकरण की गहराई में डूबकर वो पीतल की बाल्टी या वो लोहे की बाल्टी अर्थात अपना अतीत जो है उसे खोजने की कोशिश करता है। मित्रों, जैसा कि शुरुआती दौर में ही हमने कहा था कि अतीत कभी वापस नहीं आता, हमें वर्तमान में ही जीवित रहना पड़ता है और हमें ऐसी दिशा में जाना होता है, अज्ञात दिशा में, जिसे हम भविष्य कहते हैं, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है इसका हमें पता नहीं होता। और इसीलिए जो कवि है वह पानी की मदद से जो है वह खाना गटकता रहता है और अपनी मन की गहराई में जो है वो पीतल की अर्थात बचपन के दिनों की, लोहे की अर्थात जवानी के दिनों की बाल्टियाँ जो है वो क्षण जो है वो खोजने का असफल प्रयास करता रहता है। आज कवि के पास सब कुछ है, पहले कवि के पास कुछ भी नहीं था, बेकार था। आज कवि के पास दुनिया की हर चीज़ उपलब्ध है, लेकिन अपने बीवी बच्चे के साथ कवि खाना खाता है, लेकिन वो बचपन में जिस प्रकार से उसको राहत मिलती थी, युवा दिनों में जिस प्रकार से खाने के संदर्भ में कवि के मन में एक बेचैनी रहती थी, आज यह बेचैनी या खुशियाँ, राहत, यह दोनों गायब है। तो इस तरह से मित्रों इस कविता के द्वारा कवि ने अपने जीवन के
तीन हिस्सों को हमारे सामने स्पष्ट किया है। पहला हिस्सा जो है वो कवि के बचपन के दिनों का है, दूसरा हिस्सा जो है वो युवा दिनों का है, और आज कवि प्रौढ़ है, अपने पैरों पर खड़ा है, लेकिन कवि के पास वो राहत, वो सुकून, वो शांति, वो खुशियाँ नहीं है जो उन दिनों में रहा करती थी। तो इस प्रकार से कवि ने अपने जीवन के इन सभी बातों को यहाँ स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि जिंदगी के इस मोड़ पर भी आज भी कवि अपनी माँ की याद को जो है वो भूल नहीं पाता, उसके खाने को, उसने खिलाए हुए व्यंजनों को भूल नहीं पाता। तो इस प्रकार से चंद्रकांत देवताली जी की यह कविता जो है एक ओर से भले ही नारी विमर्श को यहाँ अभिव्यक्त करती है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी माँ का स्नेह किस प्रकार से होता है इसी बात को भी कवि ने जो है वो यहाँ स्पष्ट किया है। धन्यवाद।